इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूंगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग-अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय-समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम कोविड-19 की चेन को तोड़ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से प्लीज। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। जहां हम सब लोग कोविड से लड़ने के लिए सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है, उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES केसेस का भी रिव्यू किया है। उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14वीं मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ PPE, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन
पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहाँ हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को PPEs किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को PPEs के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल जैसे कि हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया के बेसिस पर किस हॉस्पिटल सेटिंग में किस टाइप के PPEs यूज करने चाहिए, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड की है। हाई रिस्क एरिया में फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ PPEs यानी कि N95 मास्क, कवरऑल्स, गॉगल्स, ग्लव्स और शू कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मॉडरेट रिस्क एरियाज में N95 मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड या लो रिस्क एरियाज में ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और लेटेस्ट एग्जामिनेशन ग्लव सफिशिएंट हैं। इस संबंध में डिफरेंट एरियाज जैसे कि IPD ब्लॉक में जैसे हमारे वार्ड्स हैं, ICUs हैं, लेबर रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं। OPD ब्लॉक में हमारी हेल्प डेस्क के रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, डॉक्टर्स के चैम्बर्स हैं, फार्मेसी काउंटर्स हैं, सैनिटरी स्टाफ को क्या प्रिकॉशन लेनी है। इसी तरीके से इमरजेंसी डिपार्टमेंट या अदर एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि हमारी लैब, ब्लड बैंक्स और लॉन्ड्री सर्विसेज जो भी है, वहां पर किस टाइप का रिस्क प्रोफाइल है और उसके तहत किस टाइप के PPEs को यूज करना चाहिए, यह डिटेल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट ये है कि कम्युनिटी में हमारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो इन गाइडलाइंस जो कि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, उसको समझते हुए उसके हिसाब से कार्य करें। कोविड-19 दुनिया के अभी सभी देशों में फैल चुका है। इस लड़ाई में केस मैनेजमेंट के साथ साथ जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स करते हैं तो यह लड़ाई हमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लड़नी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध अनुसार शुरू से ही यह लड़ाई सरकार के साथ देश का हर नागरिक लड़ रहा है। जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। समस्त सरकार और संपूर्ण समाज के शेयर्ड एफर्ट से ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके में कोविड-19 से संबंधित अप्रोप्रिएट बदलाव लाना होगा। आज जरूरत है कम्युनिटी की ओनरशिप की। जरूरत है कि हर सिटीजन एज पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में कंट्रीब्यूट करे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत की यह लड़ाई पीपल ड्रिवन हो और हम सब मिलकर समस्त विश्व के सामने इसके लिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट करें। धन्यवाद। कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। मेरा सवाल लव अग्रवाल सर से है। सर एक बात बताएं कि पिछले एक दिन की जो बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा डेथ्स देखे गए हैं और कुछ अगर स्पेसिफिक राज्यों की बात करें तो वहां और भी ज्यादा, मतलब मैं पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह की बात कर रहा हूं, और क्या ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? सर जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएट किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी हम सबको समझना होगा कि जो हमारे कंटेनमेंट एफर्ट फील्ड में आज काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने स्टेट्स को और स्टेट्स के साथ साथ जिले के अधिकारियों को गाइड किया है कि वो जहां पर भी केसेस आए वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं और स्पेशल टीम्स के जरिए हाउस टू हाउस सर्च करके उन केसेस को ट्रैक करें और उन केसेस को कंट्रोल करें। तो अभी इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि इसी एफर्ट को हम उसी कंटिन्यूड विगर के साथ करते रहें। मिस्टर रोबिन Lalamanurma. Regarding rapid antibody test kits, you already we have already pre-ordered kits. What is the status of that, and will you further take up the rapid antibody test? Sir, rapid antibodies test issue had already been explained in greater detail by ICMR. They had already mentioned that they are examining the issue, and once they will get some better clarity on that, we will let you know.
online question. Despite grounding of lights and lockdown, our doubling rate has not changed dramatically. In such circumstances, how feasible is it to still trace each contact of a positive case? Will be there no testing in general community like some states are doing? So, as we discussed yesterday also, actually lockdown has yielded very positive results for the community. We started with a case doubling rate of 3.4, and as on today we have a case doubling rate of around 12, which means when the cases were doubling in 3.4 days, today we had case doubling at around 12 days. However, this momentum and this result has to be sustained. And parallelly, it is equally important that whatever positive cases are found, each and every contact has to be traced. With respect to the point which is being asked in terms of testing in the general community, so we had already been highlighting in earlier times also that while we take up testing as per the protocol, and within that protocol it is defined that in containment zone and otherwise, we actually take up SARI and allied surveillance in facilities also, which throws a very valuable data in terms of understanding with respect to how the cases are happening and what additional steps need to be taken in terms of management. Mr. Nilu Ranjan, Dainik Jagran. सर, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, आप ये जो कह रहे थे कि राज्यों ने रिपोर्ट करना ज़्यादा किया है और ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सारी और ILI का जो रिपोर्ट है वो क्या संकेत कर रहा है? क्या कम्युनिटी की तरफ कहीं जा रहा है, नए केसेस वहाँ ज़्यादा आ रहे हैं? सर, जितने भी हमने जो इसके बारे में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कहीं पर हमारे स्मॉल क्लस्टर्स हैं, तो जहाँ स्मॉल क्लस्टर्स है वहाँ पर आप ये पाते हैं कि एक से दूसरा केस बिल्कुल ऑटोमेटिकली आप लिंक कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लिमिटेड एरियाज में यू विल ऑल्सो नोट कि हमारे लार्ज आउटब्रेक सिचुएशन हम बोलते हैं कि जहां पर मल्टीपल क्लस्टर्स हम पाते हैं। तो अगर उस तहत में देखें तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। हाउएवर, it is also to be understood that since this is an infectious disease, any laxity at field level in terms of management, any lack of cooperation in terms of social distancing and physical distancing will have its consequences. Mr. Sahil, ANI. Here it is. So my question is for Love, sir. So what is the update on the central team deputed to 20 districts to assist the state health department, and what has been the feedback? Thank you. So the central teams have been deputed. They are in all different stages in terms of reaching there, and they're already coordinating with the respective district in terms of understanding the trajectory of that district and also to suggest them what additional steps each district should be taking in terms of management efforts. Avantika Ghosh, Indian Express. So you just mentioned that 3.4 days was before lockdown, doubling time, now it's 12 days. I just looked up. Before lockdown, on March 24th, your cases was 538. So how is going from 250 cases or maybe 300 cases to 600 cases in 3.4 days, how is it better than going from 23,000 to 46,000 in 12 days? Ma'am, yesterday we talked about it. Actually, any infectious disease, it moves in a geometric progression. So, if you see that if you have your base of cases being lower, then automatically next day when you see the number of case increase will be lesser vis-a-vis the fact that after a few days when the number of cases have become bigger. So that is how infectious disease generally do get monitored. It is important to understand that we need to come to a level where day-to-day case increase should actually be not happening in a geometric progression. It should be happening, in such a manner where the number of cases do get added on a daily basis are lesser than that, and subsequently to a level where we can actually increase the doubling rate much higher so that case remains stable, and that is where we end up seeing a flattening of the curve. Ashish, ABP News. सर, मुझे उसी कंटिन्यूएशन में पूछना है जो कुंदन ने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है बंगाल से केसेस कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो स्पाइक हमने देखा सडनली वहाँ पर डेथ के नंबर्स को लेकर के, और क्या ज़रूरी है कि वेस्ट बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर के और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो?
सर बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के पार्ट में ये इंश्योर करें कि टाइमली रिपोर्टिंग को हम फॉलो करें, टाइमली रिपोर्टिंग को फॉलो करते हुए फील्ड एक्शन भी लें। और जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर किया गया कि आइडेंटिफाई किया गया कि जो भी हमारी लेट रिपोर्टिंग हो उसको हम स्ट्रीमलाइन करें, और उसके तहत ही स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल केसेस को हमें रिपोर्ट भी किया है। Last question, Kamal Sandhu. So while rest of the countries are showing a downward trend now, India is showing one of the biggest spikes. And second, what do you attribute the biggest cause for a rise in number of deaths of COVID-19? Ma'am, we have actually today's whole discussion has been on the fact that in one or two locations larger cases of deaths have been reported. So that is primarily the reason why suddenly we found larger number of deaths. However, we all need to understand that vis-a-vis other parts of the country where, other parts of the world where suddenly larger number of cases were reported, India has actually through the process of lockdown and through our containment efforts had been ensuring that the cases do not increase. We are still following a similar trajectory. So when you will compare us with other parts of the world, you realize that their absolute number of cases would have probably little bit gone down, but India had maintained a similar trajectory of having lower number of cases. However, having said that, for us it is a day-to-day challenge in terms of ensuring that not only this trajectory is maintained, we should continue our efforts to lower down this trajectory and come to a level of saying that yes, we have been able to win this battle. Thank you, friends. Thank you very much. Please just don't ask that. Please just wait. Anything else you want to add? I didn't hear the question. Okay. The cases of the doctors being reported. Yes, we have understood the question. We'll respond. See, for us it is a great matter of concern. It is a great matter of concern that if any health professional get infected, and it is particularly important for all of us to ensure that we all collectively as healthcare professionals working in the field take required precautions while dealing with cases. We had talked about it earlier. There are two sets of cases which we have found. One is while attending to medical duties. Second is someone getting infected and in process being a health professional also got infected. For us, collectively we have been working with all the states. We have been working through AIMS. We have been working through our, again, technical agencies to ensure that everyone get oriented on proper use of PPEs, proper infection prevention measures, effective biomedical waste management. And as part of that exercise is when we mentioned to you today that we have come with respect to rational use of PPEs, even in hospitals dealing with non-COVID patients, is what we have tried to, through you, we want to bring to the notice of everyone that we have to ensure that we follow all the required guidelines with respect to infection prevention and management. Thank you, friends. Thank you very much.